ध्यान से ऑब्जर्व करो, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में क्या चीजें थी, ठीक है, कि अगर आप लोग अपने लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को एक दूसरे से कैसे रखेंगे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, तो जो फोर फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड, जो मिडिल फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, करंट, तब जा करके जो थंब है वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। आया कुछ याद, डालिए बेटा, हेडिंग डालिए वहां पे फटाफट से, एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको साथ साथ लिखने हैं। लिखिएगा बेटा टॉपिक लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो था लॉरेंट्स फोर्स, और आज आप लोग सीखेंगे किसके बारे में, लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। एक बार ध्यान से देखो बेटा, यहां पे मान लो आप लोगों के पास एग्जिस्ट कर रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड थ्रू आउट हमारे पास क्या रहेगा बेटू, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब फिलहाल डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है कि वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है या वो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, पॉइंट सिर्फ इतना है कि किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, मूविंग विद द वेलोसिटी, जल्दी से आजा बेटा, मूविंग विद द वेलोसिटी v, और ये चार्ज पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से भागते हुए जा रहे हैं वहां पर, v वेलोसिटी से। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे इस चार्ज पार्टिकल पर तुरंत क्या करने लगेगी, फोर्स लगाने लगेगी, एंड दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट, द लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स। इसी फोर्स को क्या नाम दिया जाता है वहां पे, लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स। बहुत सिंपल सी चीज है, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि एक ऐसा रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर थे, 90 डिग्री पर। तो उस रीजन को क्या नाम दिया था, क्रॉस फील्ड। उस क्रॉस फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल एंटर करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी फोर्स लगाया और मैग्नेटिक फील्ड ने भी फोर्स लगाया, हाँ या ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया और मैग्नेटिक फील्ड ने भी फोर्स लगाया तो जो टोटल फोर्स बना उसको हमने क्या नाम दिया, लॉरेंट्स फोर्स। याद आई चीज। फिर एक कंडीशन देखी कि अगर चार्ज पार्टिकल कैसे ट्रेवल करता है, अनडिफ्लेक्टेड, बिना किसी डेविएशन के, ना ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागता है और ना ही वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, कैसे चल रहा है, अनडिफ्लेक्टेड, कोई डेविएशन नहीं है। तो ऐसा कब पॉसिबल था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या हो गया था, बैलेंस। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया उतना ही किसने लगाया, मैग्नेटिक फील्ड ने। तो वहां आपके पास एक रेशो बना, रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड, जिसने कि हमें क्या बताई थी कि उस रीजन के अंदर आपके पास चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो किसके बराबर बनी थी, E बाय बी के। तो ऐसे ही अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन एग्जिस्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारा चार्ज एंटर करता है मूविंग विद सम सर्टेन वेलोसिटी v, तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, एंड दैट फोर्स विल बी टर्म्ड एज व्हाट, लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स। ध्यान रहेगा। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है बेटा, कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है। तो फॉर्मूला आपके पास लिखा जाता है बेटू, Fm इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, इस तरीके से, जिसमें कि आपके पास जो B है वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, मैग्नेटिक फील्ड। Q will be what, the magnitude of charge। यहां से V किसके बराबर होगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और ये जो थीटा है दिस इज योर एंगल बिटवीन, ये है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ध्यान रहेगा सभी को। और बाबू याद रखिएगा, आपने अभी जो फिलहाल ये फोर्स लिखा है लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स,
ये हमें क्या देने वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये सिर्फ हमें बताएगा कि फोर्स कितना लग रहा है, ये हमें डायरेक्शन नहीं बताने वाला। ध्यान रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा बेटू, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये डायरेक्शन नहीं बताएगा। अगर हम बात करना चाह रहे हैं डायरेक्शन को लेकर के, तो आप याद कीजिए, जो फोर्स है बेटा वो कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप लोग इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक मिस्टर अभिनव बताइए जरा, अगर मुझे अपने इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, एफ एम वेक्टर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आप इसे क्या करेंगे, एन कैप से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो, आपने इसे वेक्टर फॉर्म में बना दिया, साइन थीटा आ रहा है, अगर कॉस थीटा आता था तो कैसा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, साइन थीटा है तो कैसा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं लिख सकता हूं एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एंड वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरीके से। और ध्यान रखिएगा दर्श भाई, सामने ध्यान दो, ये हिस्सा, ये वाला जो पोर्शन है, दिस गिव्स अस व्हाट, डायरेक्शन ऑफ द लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। ये हमारी हेल्प करेगा क्या पता करने में, लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता करने में। इतना पॉइंट ध्यान रहेगा सभी को, एकदम बेसिक चीजें हैं, छोटे से 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी और वो फोर्स क्या कहलाएगा, लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा पॉइंट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन, the formula is BQV sin theta, B is magnetic field, Q is magnitude of charge, V is velocity and theta is the angle between velocity vector and magnetic field vector। ये क्या देगा, केवल मैग्नीट्यूड। और तीसरा पॉइंट, अगर बात आती है डायरेक्शन की, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट वेक्टर से। फाइनल फॉर्मूले में क्या बनेगा, Q ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और यही आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। बाबू ये आपकी हेल्प आउट करेगा आपके न्यूमेरिकल के अंदर, ध्यान रखना। इतना पॉइंट क्लियर है सबको, चले थोड़ा सा आगे। ठीक, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए, दैट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। भाई जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड एंड फ्लक्स, तो वहां भी एक फोर्स था, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कुछ प्रॉपर्टीज थी उसकी। भाई सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करेगा, एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के लिए, जो कि कैसे होंगे, रेस्ट पर, डिस्टेंस हमेशा कहां से लेना है, सेंटर से। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। एज इट इज आपके पास जो लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स है, इसके भी कुछ फीचर्स है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, और मेनली 2 ही पॉइंट है। पहला पॉइंट, इट नेवर चेंजेस द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल moving in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहली प्रॉपर्टी में क्या कहा गया, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा और मैग्नेटिक फील्ड में उस पर कौन सा फोर्स लगाया, लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। जब लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर लगेगा तो वो उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड को कभी कोई चेंजेस नहीं देगा, स्पीड क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब समझो ध्यान से, क्योंकि आपके पास स्पीड जो है वो क्या हो चुकी है, वो कांस्टेंट हो चुकी है। भाई स्पीड के कांस्टेंट होने का मतलब है v और u, फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब याद करते हैं, हम क्लास 11th के अंदर एक बड़ा ही मजेदार कंसेप्ट पढ़ा आपने, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ने क्या कहा था, जो नेट वर्क डन होगा विल ऑलवेज बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो बाबू मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, नेट वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक, हाँ या ना। नाउ व्हाट विल बी द चेंज इन काइनेटिक, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, हाँ या ना। आपने इसे रिप्लेस करा, देन अगर v और u दोनों बराबर है बेटा तो आपका नेट वर्क डन कितना आ गया, पहली प्रॉपर्टी पकड़ में आई। तो पहली प्रॉपर्टी भव्य भाई समझना ध्यान से, क्या कह रही है, जब चार्ज पार्टिकल फील्ड में आया और फील्ड ने उस पर लगाया फोर्स, कौन सा फोर्स, लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स, तो वो फोर्स कभी भी उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं करने वाला। स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क डन कितना आएगा, जीरो। तो पहला मजेदार पॉइंट क्या बना कि स्पीड रहेगी कांस्टेंट, जिसकी वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा जीरो, तो वर्क डन भी कितना होगा। तो मतलब लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स कभी भी चार्ज पार्टिकल पर वर्क डन नहीं करेगा। समझ आई बात, पक्का क्लियर है अच्छे से। तो बाबू आप लोगों ने अभी जो ये वाला पॉइंट पढ़ा, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा, जो पहली प्रॉपर्टी देखी, ये आपकी मदद करेगा एमसीक्यू में और आपकी मदद करेगा रीजन एंड असर्शन में, ध्यान रखिएगा। हो जाएगा सबका। अब पहली प्रॉपर्टी ने तो ये कह दिया कि इट नेवर चेंजेस द स्पीड। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स will changes the direction of motion of charge particle। लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स स्पीड नहीं बदलेगा, केवल किसे बदलाव देगा, उसकी डायरेक्शन को बदलाव देगा। अब जरा याद करो, क्लास 11th का ही कंसेप्ट है, ऐसा कौन सा मोशन होता है जिसमें स्पीड तो नहीं बदलती पर डायरेक्शन बदलती है बार बार। वेरी गुड, एकदम पकड़ा इसने तुरंत कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है, देखिएगा ध्यान से भाई, ये हम लोगों ने लिया यहां पर, दिस इज, अब जो ये वाला पॉइंट है ये किसकी प्रॉपर्टी है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए अगर आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने कंसीडर किया एक सर्कुलर ट्रैक, ठीक, और पार्टिकल आपका जो है वो कुछ इस तरीके से भाग रहा है दिस वे। मान लीजिए आपने बात करी एट पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पर जो पार्टिकल की स्पीड होगी वो तो है v, ठीक है, बट हमने सीखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, टेंजेंशियल। कैसी रहती है, टेंजेंशियल। तो वेलोसिटी विल बी दिस, इस तरीके से। मान लीजिए हम बात करते हैं पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी है, सॉरी स्पीड है, वो तो कितनी रहेगी v, बट वेलोसिटी विल बी v b वेक्टर। ध्यान से देखो, स्पीड क्या रहेगी, सेम, डायरेक्शन चेंजेस, मतलब वेलोसिटी बदल रही है, हाँ या ना। फिर इसके बाद मान लीजिए आप यहां आते हैं एक नए पॉइंट C पर, तो वेलोसिटी एट द पॉइंट C will change but speed will remains the same। स्पीड अभी भी क्या रहेगी, सेम, डायरेक्शन बदली, वेलोसिटी बदल गई। और इसी तरीके से अगर आप आ जाते हैं एक नए पॉइंट डी पर, तो यहां पर आपके पास ये तो हो गई वेलोसिटी, बट बेटू स्पीड अभी भी क्या रहेगी, सेम, हाँ या ना। तो भाई लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स ने स्पीड नहीं बदली, वो लगातार बार बार किसे बदल रहा है, डायरेक्शन को, जिसकी वजह से हमारे पास क्या क्रिएट हुआ, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब हमारे पास टुवर्ड्स द सेंटर क्या डेवलप हो गई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है
चार्ज पार्टिकल के मास के साथ जब मल्टीप्लाई हुई तो कैसा फोर्स बन गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बाबू कंसेप्ट क्या बना कि लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स जब लगेगा तो क्योंकि वो स्पीड को नहीं बदल पा रहा, वो केवल क्या बदल रहा है? डायरेक्शन बदल रहा है। तो अब वो लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स किस में बदलने लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स में। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे चार्ज पार्टिकल की हेल्प करेगा कैसा मोशन परफॉर्म करने में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने में। मतलब क्या हुआ? चार्ज पार्टिकल फील्ड में घुसा और जैसे फील्ड में घुस गया तो लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स ने उसका ट्रेजेक्ट्री कैसा कर दिया? सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री कर दिया। आई बात समझ में? क्लियर हुई कहानी? अब यहां से पहले बताओ, ये वाले पॉइंट क्लियर है सबको? पहला, नेवर चेंजेस द स्पीड, स्पीड कांस्टेंट मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, मतलब वर्क डन जीरो। दूसरा, इट चेंजेस द डायरेक्शन, ठीक, सिर्फ किसे बदलेगा? डायरेक्शन को। जब स्पीड सेम है और डायरेक्शन बदल रही है मतलब वेलोसिटी बदल रही है, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अ मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वी विल हैव एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज योर सेंट्रीपिटल। इसका मतलब कौन सा फोर्स बन गया? सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। अब कहां से बनेगा? कोई दूसरा फोर्स ही तो बदल के सेंट्रीपिटल बनाएगा। तो इसका मतलब जो तुम्हारा लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स है वो किस में बदल गया? सेंट्रीपिटल फोर्स में बदल गया। समझ आया यहां तक? अब हम इसी सेकंड पॉइंट को आगे लेके चल रहे हैं। अभी देखना बेटा ध्यान से। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? नाउ वी कैन से द चार्ज पार्टिकल विल follows a सर्कुलर पाथ। हमारा चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा? सर्कुलर। बाबू सर्कल भी दो तरह के होंगे, उस बार बार सर्कल नहीं बनेगा, ठीक है? अब जो सर्कुलर पाथ है वो भी कितने तरह के होंगे? दो तरह के होंगे। या तो वो बना सकता है स्पाइरल ट्रेजेक्ट्री। कैसी ट्रेजेक्ट्री बना सकता है भाई? ऐसा सर्कल जिसमें रेडियस क्या हो? बढ़ता जाए। आपका कछुआ छाप बन गया। हाँ है ना भाई? सर्कुलर पाथ केवल सर्कल पे ही सीमित नहीं रहेगा, वो सर्कुलर पाथ कैसा हो सकता है? स्पाइरल हो सकता है। अभी डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? आदित्य यार बंदर जैसा मुंह नहीं बनाना है। आदित्य के रिएक्शन, ओहो ये क्या, एक बवाल खत्म नहीं हुआ दूसरा आ गया। आराम से शांत दिमाग से समझ। एक तो कैसी ट्रेजेक्ट्री? स्पाइरल। और दूसरी कैसी? हेलिकल ट्रेजेक्ट्री। हेलिकल बोले तो ये सर्कल बना और ये आगे भागता चला गया इस तरीके से, ठीक है? जैसे आपका पेन का स्प्रिंग हो गया, तो वो कैसा रहेगा? हेलिकल रहेगा। हाँ या ना? ठीक है। आपकी जो स्पाइरल बाइंडिंग नोटबुक होती है, अब भाई उसे पता नहीं स्पाइरल क्यों कहते, जबकि वो है क्या? हेलिकल है। हाँ या ना? तो दो पाथ बन सकते हैं, या तो स्पाइरल बन सकता है और या फिर क्या बन सकता है? हेलिकल बन सकता है। अभी इस पर हम विचार विमर्श करेंगे अलग से। पहले इतना पॉइंट समझ आया। अब एक बात आती है कि यार जब हमारा चार्ज पार्टिकल ऐसे गोल गोल पागलों की तरह घूम रहा है, उसका रेडियस होगा, हाँ या ना? उसका टाइम पीरियड होगा, ठीक? अगर फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो वो भी बनेगी क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, और सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर स्पीड भी होगी। कितनी चीजें? चार। कौन कौन सी? पहला रेडियस, दूसरा टाइम पीरियड, तीसरा फ्रीक्वेंसी, और चौथा एंगुलर स्पीड। हमें चारों पता करने न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है? अब देखिएगा जरा ध्यान से, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस में चलेंगे बेटू। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा यहां पे? दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब सरल भाषा में बात करें तो हमें भैया क्या निकालना है? हमें रेडियस निकालना है, ठीक है? अक्षित भाई प्लीज थोड़ी सी हेल्प करो, बताइए, थोड़ा सा ज्ञान दो इसको। भर पानी, पॉलन जॉन्स नहीं भरनी इसमें, ठीक है? जल्दी से लाइए, तब तक हम अक्षित भाई के साथ थोड़ा आनंद ले लें। अक्षित भाई प्लीज कोशिश तो करो यार। नीट का रिजल्ट आ गया आज। लोगों ने हुआ बना रखा था कि फिजिक्स का पेपर टफ है, फिजिक्स का पेपर टफ है। उसमें भी हमारे 3 बच्चों ने 93 प्लस स्कोर करा है इसी क्लासरूम में से। तो चीजें टफ नहीं है बाबू।
जो पढ़ेगा वो पेपर फोड़ देगा। रोने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, फिर रोते रहो। ठीक है, और अलग कुछ नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम की पढ़ाई है उन बच्चों की, डेडिकेशन के साथ मेहनत, दिखावे वाली पढ़ाई नहीं, करने वाली मेहनत थी वो। ठीक है, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि 2-2 साल से ड्रॉप करके बैठे थे, क्वालिफाई तक नहीं हुआ। समझ रहे हो? तो चीजें दिखावे से करने से नहीं होती, क्या हवाबाजी कर रहे हो ये सब नहीं, आपको ग्राउंड लेवल पे मेहनत करनी पड़ती है, ग्राउंड लेवल पे। अभी शेयर करेंगे उन बच्चों का रिजल्ट, जैसे 12th वालों का शेयर करा था ना, एज इट इज उन 3 बच्चों के साथ भी रिजल्ट अभी शेयर किया जाएगा। ठीक है, देखना आप, बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत बेहतरीन है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा करा है, बट द पॉइंट इज भाई, मैं तो फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करूंगा, मेरे पास तो फिजिक्स के लिए थे। ठीक है, तो ऐसा कहना था कि भाई फिजिक्स का पेपर बहुत टफ है, टीचर तक कह रहे थे टफ है, पता नहीं भाई, अगर टीचर टफ कह रहा तो फिर गलत बात है। अब पूरे साल तुम 2 साल अगर पढ़ा रहे हो बच्चे को, तो फिर 2 साल तुमने क्या पढ़ाया जो तुम ही कह रहे हो कि पेपर टफ आया? तो क्लास में तुम क्या उन्हें घुइयां खोदना सिखा रहे थे या मटर छीलना सिखा रहे थे? कर क्या रहे थे? टीचर इज सेइंग पेपर टफ है, तो भाई फिर पता नहीं क्लास में हो क्या रहा है, पढ़ाई तो नहीं हो रही, इतना पक्का है। क्योंकि अगर पढ़ाई हो रही है तो पेपर टफ नहीं होगा, पेपर बेसिक ही रहेगा। फिजिक्स के पेपर में संस्कृत के श्लोक थोड़ी पूछेगा, वो ये थोड़ी कहेगा कि भैया ये चार्ज पार्टिकल लता के रूप पूछ रहा है, बताओ इसकी प्रथम द्वितीय विभक्ति क्या होगी, लता लते लतामी पटती पटत पट, ऐसे थोड़ी कुछ आएगा। फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स से पूछी जाएगी, उसमें उसमें क्या टफ होगा उसमें? तो प्लीज अंट शंट की चीजों से बच के रहो, और अपना पूरा का पूरा फोकस, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी सिर्फ कहां फोकस करो? सिर्फ एक चीज, आपकी अपनी पढ़ाई में, उसे अन्यथा व्यर्थ मत करो किसी भी तरीके से। ठीक है, अभी जैसे कि हमने इस पॉइंट पे बात करी, अक्षित भाई से बात करी हमने, अक्षित ही क्यों, बाकी सबको भी आंसर करना चाहिए था। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बोला कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं और से बनेगा? कहां से बनेगा? कहां से बनेगा? लॉरेंट्स मैग्नेटिक। ठीक है, कहां से बनेगा? लॉरेंट्स मैग्नेटिक से। तो क्या हमारा ये कहना सही नहीं होगा? नाउ द लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स एफ एम will provide will provide the necessary centripetal force। ये लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स ही क्या प्रोवाइड करेगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर? लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स बाबू? mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सॉरी, लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स कितना? बी क्यू वी साइन थीटा। भाई फॉर मैक्सिमम लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स बाबू थीटा को कितना कर लेंगे? 90। थीटा को करा 90, एक वी से भी काट डाला, आपके पास कितना बना? एम वी बाई आर इज इक्वल टू बी क्यू। तो अगर गौर से देखा जाए तो आपके पास आर कितना बन गया? एम वी बाय बी क्यू। ध्यान रहेगा। अब या तो आप इसे कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, दैट आर इज इक्वल टू एम वी बाय बी क्यू। एक तो यही ध्यान रखो बेटा, और फर्दर हम कर सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी किसके बराबर? मास इंटू वेलोसिटी किसके बराबर? इट इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो आपके पास फॉर्मूला फर्दर क्या लिखा जा सकता है? P ओवर बी क्यू। बेटा न्यूमेरिकल्स में दोनों काम आएंगे। समझ आया या नहीं? पक्की बात है? श्योर हो? चले थोड़ा सा आगे। ये तो आ गया ट्रेजेक्ट्री। ठीक, अब आप लोगों को पता करना है बेटू, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड। ठीक, अब टाइम पीरियड की इक्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं बेटा? देखो, नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ स्पीड अगर हम लिखें तो क्या हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं? सरकमफ्रेंस बाय द टाइम। बताइए बेबी,
लिख पाएगी या नहीं लिख पाएगी? पक्का? तो अब यहां से टाइम को कितना लिखेंगे बेटा? 2π/v इंटू आर कर सकते हैं, परंतु आर आपके पास कितना था अभी निकाला है, mv/, आप इसे रिप्लेस कीजिए। तो बाबू टाइम कितना बना आपके पास? इट इज 2π/v इंटू व्हाट इज आर, mv/bq। भाई v से v हटाओ तो आपके पास टाइम पीरियड कितना बना? 2πm/bq। तो बाबू ये फॉर्मूला किसका आ गया? टाइम पीरियड का। दो फॉर्मूले बनाए हैं, पहला किसका? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, और दूसरा किसका बनाया कि भाई टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, भाई एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। हो जाएगा सबका? अब आप लोग बताइए कि अगर आपसे फ्रीक्वेंसी कही जाए, इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, तो क्या करेंगे बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगी? इट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। इसको पलट दो, ठीक? तो कितना बना बेटा फ्रीक्वेंसी? इट इज bq/2πm। तीन चीजें तैयार है भाई, कौन कौन सी? पहला रेडियस, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दूसरा कौन? टाइम पीरियड, तीसरा कौन? फ्रीक्वेंसी, और इसी बात पे चौथा भी कर दो, एंगुलर स्पीड। देखिए ध्यान से भाई, हम कहते हैं ओमेगा इज व्हाट? 2π/न्यू। आप इसे यहां रखिए, तो ओमेगा किसके बराबर? 2π इंटू व्हाट इज न्यू? bq ओवर 2πm। भाई 2π से 2π हटा दो, तो आपके पास ओमेगा, तो आपके पास ओमेगा कितना बन गया? इट इज bq/m। समझ आया या नहीं? पक्का क्लियर? स्वीटी जी गुड मॉर्निंग, यहां तक समझ आया? अब आप एक चीज ध्यान से देखो, क्या इस फॉर्मूले में जहां आप ओमेगा निकाल रहे हो, ओमेगा कैन बी ट्रीटेड एज व्हाट? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वी कैन कॉल इट एज एंगुलर स्पीड आल्सो। तो क्या ये एंगुलर स्पीड किसी भी तरीके से लीनियर स्पीड पे डिपेंड कर रही है? क्या फॉर्मूले में कहीं v आ रहा है? तो आप कह सकते हैं एंगुलर स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लीनियर स्पीड। जो एंगुलर स्पीड है वो लीनियर स्पीड पे निर्भर नहीं करेगी। ये पॉइंट समझ आया? पक्का कर सकते हैं अच्छे से, कोई लोचा तो नहीं करेंगे इसमें? अब बात ये आती है कि हम इन फॉर्मूलाज को, इन इक्वेशंस को इस्तेमाल कैसे करेंगे। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा न्यूमेरिकल। तो लिखिए पहला क्वेश्चन फटाफट से, देखिए बेटू, एन अल्फा पार्टिकल, फटाफट से, एन अल्फा पार्टिकल and a proton, an alpha particle and a proton enters in the region of uniform magnetic field, enters in the region of uniform magnetic field with the same speed, enters in the region of uniform magnetic field with the same speed. Determine the ratio of their trajectory. Determine the ratio of their trajectory.
सबका ध्यान सामने होना चाहिए बेटा। जो क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या कह रहा है, एक तो है आप लोगों के पास अल्फा पार्टिकल, ठीक, और दूसरा कौन है आपके पास, प्रोटॉन, हाँ या ना, ठीक भाई, एक तो है अल्फा और दूसरा कौन है, प्रोटॉन। तो एक चार्ज पार्टिकल है अल्फा और दूसरा चार्ज पार्टिकल है हमारा प्रोटॉन। दोनों के दोनों कैसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, सेम, एंड दे आर एंटरिंग विद द सेम स्पीड। दोनों के लिए स्पीड भी कैसी है, सेम। और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, रेशो ऑफ देयर ट्रेजेक्टरी, आर अल्फा टू आर प्रोटॉन। एकदम सिंपल, आप याद कीजिए, अभी आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाला और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में क्या बना, जनरल इक्वेशन ऑफ रेडियस, दैट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, r इज इक्वल टू एम वी बाय बी क्यू, ये चीज आई। आप बेटा गौर से देखो, आपके पास वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मतलब जब हम रेशो रखेंगे तो v और b दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हम ऐसा कुछ कर पाएंगे कि रेडियस ऑफ अल्फा बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा बाय चार्ज ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, हाँ या ना। अगर हम इसे रिजॉल्व करें, सो आर अल्फा बाय आर प्रोटॉन इज इक्वल टू मास अल्फा चार्ज अल्फा इनटू यहां से चार्ज प्रोटॉन बाय मास प्रोटॉन। अब बेटा चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने ये वाले डेटास में बात की हुई है कि अल्फा को कितना, ठीक है, अल्फा का मास कितना, अल्फा का चार्ज कितना। आप अपने नोट्स में चेक जरूर कीजिएगा, तो वहां आपको मिल जाएगा आर अल्फा बाय आर प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा, इट इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, charge of alpha, it is 2 times of charge of proton into charge of proton and divided by mass of proton, ये बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, मास ऑफ प्रोटॉन, और यहां से ये, तो आर अल्फा बाय आर प्रोटॉन इज 2:1। तो फाइनल आंसर आपका कितना होगा, ट्रेजेक्टरी का रेशियो 2:1। समझ आया या नहीं, एक बार ध्यान से देखो सॉल्यूशन को, ऑब्जर्व करो कि हमने क्या क्या चीजें करी हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रॉपरली चेक करो। ऑब्जर्व किया सबने, कोई डाउट किसी को? चले अगली प्रॉब्लम पर, लिखिए बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन, an alpha particle and a proton enters in the region of, an alpha particle and a proton enters in the region of uniform magnetic field, enters in the region of uniform magnetic field with the same momentum, enters in the region of uniform magnetic field with the same momentum, दोनों के मोमेंटम सेम है, then estimate the ratio of their trajectories, then estimate the ratio of their trajectories। तो हमें फिर से क्या पता करना है वहां पर, उनके ट्रेजेक्ट्री का रेशियो। तो बाबू अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो फिर से हमारे पास दो पार्टिकल हैं, एक अल्फा है और दूसरा कौन है, प्रोटॉन। दोनों के दोनों किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए क्या होगी, सेम। और दूसरी चीज,
दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम क्या दिया गया है, सेम। नाउ व्हाट इज द डिमांड, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, द रेशियो ऑफ देयर ट्रेजेक्ट्री। भाई अल्फा टू प्रोटॉन का ट्रेजेक्ट्री रेशियो चाहिए। तो भाई फिर से अगर आपको ध्यान हो, हमने क्या करा था, R इज इक्वल टू mv बाय bq, बट हम जानते हैं कि मास इनटू वेलोसिटी कैन बी रिप्लेस्ड विद लीनियर मोमेंटम। तो आपके पास R का फॉर्मूला क्या बना, P बाय bq, ऐसा कुछ आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपका मोमेंटम सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, रेशो लेते समय कैंसिल हो गया। तो रेडियस जो है, ट्रेजेक्ट्री जो है, चार्ज के साथ कैसे वेरी कर रहा है, इनवर्स। तो क्या हम ये लिख पाएंगे, आर अल्फा बाय आर प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज प्रोटॉन एंड बाय चार्ज अल्फा। अगर आप वैल्यू रखते हैं तो कितना बना, चार्ज प्रोटॉन एंड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। यहां से इसे कैंसिल कीजिए एंड आपके पास आर अल्फा बाय आर प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 1:2। समझ आया या नहीं, सिंपल है, कर सकते हैं अच्छे से। लिखिए अगला क्वेश्चन, अगली प्रॉब्लम समझेंगे बेटा। लिखिए, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन an alpha particle and a proton enters in the region of uniform magnetic field enters in the region of uniform magnetic field with the same kinetic energy, enters in the region of uniform magnetic field with the same kinetic energy, then determine the ratio of their trajectories। समझ आ रहा है बेटा, then determine the ratio of their trajectories। तो आपको पता करना है ट्रेजेक्ट्री का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कंडीशंस क्या दी गई हैं आपको उन्हें मेंशन करो और फिर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। ये थर्ड प्रॉब्लम है बेटा, सेकंड है भाई। एक तो है अल्फा और एक है प्रोटॉन, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है, दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, सेम है। सामने ध्यान दो स्वीटी, सामने आओ, देखो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, काइनेटिक ऑफ अल्फा इज इक्वल टू द काइनेटिक ऑफ प्रोटॉन। करा जा सकता है, ठीक। काइनेटिक ऑफ अल्फा विल बी हाफ मास ऑफ अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू काइनेटिक ऑफ प्रोटॉन हाफ मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। ये चीज बनेगी। आप हाफ तो थ्रू आउट हटा दीजिए, डन है। मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ अल्फा का स्क्वायर, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? मास ऑफ प्रोटॉन हटा दीजिए, वेलोसिटी ऑफ अल्फा स्क्वायर इसे डिनोमिनेटर में लाओ, यहां से 4 को शिफ्ट कर दो, तो आपके पास क्या बना, वेलोसिटी अल्फा का स्क्वायर वेलोसिटी प्रोटॉन का स्क्वायर इज 1/4। ये चीज आएगी। तो बेटा यहां से वेलोसिटी अल्फा बाय वेलोसिटी प्रोटॉन कितना हासिल हुआ, 1/2।
इसे कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमें रेशो किसका चाहिए? ट्रेजेक्ट्री का। देखो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री R इज इक्वल टू एम वी बाय बी क्यू। भाई मास अलग रहेगा, चार्ज अलग रहेगा, वेलोसिटी अलग आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेम। मतलब रेशो में बी तो हट गया, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? हम लिखेंगे आर अल्फा बाय आर प्रोटॉन इज इक्वल टू मास अल्फा, वेलोसिटी अल्फा, चार्ज अल्फा डिवाइडेड बाय प्रोटॉन के लिए जब डिवाइड कर रहे हैं ये मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? चार्ज प्रोटॉन, मास प्रोटॉन एंड वेलोसिटी प्रोटॉन। डन है? अक्षित क्लियर है? भाई आपने जब ये वैल्यू डिनोमिनेटर में रखी तो रेसिप्रोकेट हो जाएगी। अब ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ अल्फा बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1/2। रिप्लेस करो। सो आर अल्फा बाय आर प्रोटॉन इज इक्वल टू 1/2 इंटू चार्ज प्रोटॉन बाय चार्ज अल्फा। ठीक, सो चार्ज प्रोटॉन बाय चार्ज अल्फा 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। डन। देन मास अल्फा मास प्रोटॉन, मास प्रोटॉन ये आ गया एंड मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये चीज बनेगी। ध्यान से देख लो, सारा कुछ कैंसिल आउट हो गए। योर फाइनल आंसर इज 1:1। समझ आया या नहीं? ये प्रॉब्लम आपके पास आपके एग्जाम्स में 3 नंबर के अंदर आई है और एमसीक्यू में भी आई है। क्लियर हुआ अच्छे से? कोई डाउट? पक्का? चलें आगे, लिखिए अगली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4। अब जैसे जैसे आगे चलोगे थोड़ा सा चेंजेस आएंगे प्रॉब्लम में। अभी तो बेसिक था कि भाई वेलोसिटी सेम है, रेशो निकालो, मोमेंटम सेम है, रेशो निकालो। बट अब की बार यहां क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी सेम थी, तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ा? वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ा और फिर उस वेलोसिटी के रेशो को किसमें यूज करा? ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन में। मतलब आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले आपको एक पॉइंट निकालना है, उसके बाद उसको दूसरे में इस्तेमाल करना है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। An alpha particle and a proton an alpha particle and a proton are accelerated through the same potential difference are accelerated through the same potential difference and allowed to enter in the region of uniform magnetic field. In the region of uniform magnetic field, then estimate the ratio of their trajectories. Then estimate the ratio of their trajectories. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहले रीड इट प्रॉपरली बेटा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, देखो वहां कंडीशन क्या है, उनको मेंशन करो और फिर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो उसको कि कैसे इंप्लीमेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है और अब आपने उन्हें कैसे एंटर कराया? दे आर अलाउड टू एंटर इन सच अ वे दैट दे आर एक्सेलरेटेड विद सेम पोटेंशियल। क्या ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन में कहीं पोटेंशियल आ रहा है?
नहीं ना, वहां कौन आ रहा है, वेलोसिटी। तो आप वेलोसिटी को किस में लेके जाओगे, पोटेंशियल में। तो पहले फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, लगाओ दिमाग फटाफट, ज्यादा समय नहीं लगाना है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, कम ऑन स्वीटी, कुछ भी ऑप्शन आप ध्यान लगाओ। चक्षु ठीक है बेटा, मिस्टर मलिंगा, मिस्टर मलिंगा, आयो मेरे कलयुग के आइंस्टाइन बच्चों, ये रहा तुम्हारा चार्ज पार्टिकल। देखिए बहुत मजेदार चीज है, और पहले पढ़ी है आपने, अभी आपको समझ आएगा अगर क्लास में ध्यान देते हैं तो। चार्ज पार्टिकल को आपने एक्सेलरेट कराया किसकी हेल्प से, यूजिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा ही कुछ करा कि भाई आपने उसे क्या कराया, एक्सेलरेट कराया एक पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया, इसका मतलब हमारे चार्ज पार्टिकल ने गेन इन स्पीड कर लिया, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। अगर वेलोसिटी बढ़ गई, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया, गेन हो गया। पर हमने सीखा काइनेटिक में अगर गेन हो रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या ही होगा। अब बताओ, ये पॉइंट आपने सीखा है पिछली क्लासेस में न्यूमेरिकल्स करते समय या नहीं सीखा, बताए कहां पर। सेकंड चैप्टर की जो न्यूमेरिकल शीट करी थी हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वाली, वहां किया हुआ है, मिल जाएगा, आप देखिएगा। तो हम लोगों ने यूज किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक का लॉस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का गेन। काइनेटिक का लॉस मैं लिखूंगा हाफ ऑफ mv स्क्वायर, और इसे क्या लिखूंगा, qv। भाई qv क्यों, समझ लेते हैं एक बार ध्यान से दोबारा से। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ चार्ज k q q बाय r लिखते थे, मैंने यहां पर q को एज इट इज रखा एंड के क्यू बाय आर की जगह क्या करा, पोटेंशियल, क्या बना, वी क्यू। और ये डब्ल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आया कुछ याद, कर सकते हैं अब या नहीं। तो यहां से ये जो इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन से बाबू हम लोगों ने वेलोसिटी को पता करा। तो कितना बनेगा वेलोसिटी का स्क्वायर, इट इज 2qv बाय m। देन व्हाट विल बी वेलोसिटी, अंडर रूट 2qv बाय m। वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन आया। अब इस वेलोसिटी को हम लेके चलेंगे ट्रेजेक्ट्री में। नाउ व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री, इट इज mv बाय bq, ऐसा कुछ है, ठीक। सो देखिएगा ध्यान से, r इज इक्वल टू m बाय bq इंटू v। व्हाट इज v, 2, ये वाली वैल्यू, अंडर रूट 2qv बाय m, ऐसा कुछ है। अगर आप यहां से इस m को और q को अंदर भेज देते हैं तो देखिएगा गौर से, इट इज 1 बाय बी अंडर रूट 2qv बाय m इंटू ये अंदर आया m स्क्वायर, और यहां से ये अंदर आया q स्क्वायर। हाँ या ना, देखो ध्यान से। अब ये q से q गया, ये m से m गया, व्हाट इज r, इट इज 1 बाय b अंडर रूट ऑफ 2vm बाय q। तो पहले आपने ट्रेजेक्ट्री को तैयार करा किसके टर्म्स में, पोटेंशियल की टर्म्स में। क्लियर हुई बात। अगर मेरा फॉर्मूला ये बन चुका है मेरे पास, अब आप लोग ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें जो हैं वो कांस्टेंट चल रही हैं बेटा, चेक इट आउट और बताओ जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड एंड, बेटा नजर आएगा, विजिबल है सभी को, ओके। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट हो गई है। ये जो 2 है वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो गया।
और पोटेंशियल क्या है, सेम, हाँ या ना। रेशो लेते समय मैग्नेटिक फील्ड और ये 2v पूरा हट जाएगा, तो क्या बचा, √m/q, यही चीज बची। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां से, r अल्फा बाय r प्रोटोन इज इक्वल टू √ भाई अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, मास अल्फा, चार्ज अल्फा। अब प्रोटोन के लिए लिखता हूं, डिनोमिनेटर में है, रेसिप्रोकेट कर लूंगा तो कितना होगा, चार्ज प्रोटोन बाय मास प्रोटोन। नाउ अगर आप रीडिंग रिप्लेस करें, मास अल्फा 4 टाइम्स प्रोटोन डिवाइडेड बाय चार्ज अल्फा 2 टाइम्स प्रोटोन, और यहां से चार्ज प्रोटोन बाय मास प्रोटोन, हाँ या ना। कैंसिल आउट करा और आपके पास कितना बच जाएगा बेटा, कितना बचेगा आपके पास। सो यहां से रेशियो आ गया √2:1। आई बात समझ। सो अगेन ये जो प्रॉब्लम आप लोगों ने करी बेटा, ये फिर से आपके पास एग्जाम में कितने नंबर के अंदर है, 3 मार्क्स के अंदर। समझ आई या नहीं, कर सकते हैं अच्छे से, कोई लोचा, बढ़े आगे, लिखिए अगला क्वेश्चन। सो प्रॉब्लम नंबर 5, ध्यान से समझेंगे बेटू। लिखिएगा, इन द गिवन डायग्राम, इन द गिवन डायग्राम alpha particle, beta particle and the gamma particle enters in the region of uniform magnetic field, enters in the region of uniform magnetic field with the same velocity, enters in the region of uniform magnetic field with the same velocity, then trace their trajectories। कुछ याद आया? तो लास्ट क्लास में हमने ये तो देख लिया था कि कौन सा पार्टिकल कहां डेविएट होगा, ठीक है। अब आज इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, और फिर से बाबू आपकी ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव में भी आई है और एमसीक्यू में भी आई है। सिर्फ वहां डायग्राम पिक करना था कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। अब वो करेक्ट भी तभी पता कर पाएंगे जब आप उसे सॉल्व कर सके, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर से, ठीक। अब समझो ध्यान से, सबसे पहले सबसे सरल कौन, गामा। भाई गामा का चार्ज कितना, हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है, रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि चार्ज किसकी प्रॉपर्टी, मास की। अगर मास है तो चार्ज होगा, अगर मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा। एंड गामा पार्टिकल्स ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड एज दैट ऑफ लाइट। जो गामा पार्टिकल है वो किसकी स्पीड से ट्रेवल करता है, लाइट की स्पीड से। और कोई भी पार्टिकल अगर लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो उसका रेस्ट मास कितना हो गया, 0। जब आपका रेस्ट मास खत्म तो चार्ज भी खत्म। आया याद? तो वहां पर एक पॉइंट और सीखा था कि वेलोसिटी के बदलने से, स्पीड के बदलने से मास बदलता है पर चार्ज नहीं बदलता। तो स्पीड के बदलने से मास का बदलना इज नोन एज विच प्रॉपर्टी, रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी। स्पीड बदलने से मास बदल रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी, रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लास के अंदर क्या है वो बहुत मैटर करेगा एग्जाम वाले दिन पे, कि आपको चीजें याद है या नहीं है। और अगर स्पीड बदल रही है तो चार्ज में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, नॉन रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी। आया याद? लेक्चर्स को जब ध्यान से सुनेंगे ना आप लोग, तो वो जो लेक्चर शेयर किए जा रहे हैं वो इसलिए शेयर किए जा रहे हैं जिससे कि क्लास में जो चीजें वर्बली चल रही हैं आप उन्हें बार बार देख करके, बार बार सुन करके अपने जहन में उतार सके। तो वहां ये चीज डिस्कशन में मिलेगी कि अगर स्पीड बदली और मास बदल रहा है तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी। बट चार्ज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी, नॉन रिलेटिविस्टिक। तो वापिस आते हैं, तो गामा का चार्ज कितना, 0। हम जानते हैं
द लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स इज BQV sin थीटा। एंड नाउ व्हाट इज द चार्ज? तो आपका लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स ही कितना हो गया? तो गामा पार्टिकल किसी भी तरीके की कोई डिफ्लेक्शन शो एंड विल ट्रेवल स्ट्रेट। ठीक है, ये मतलब बेशर्मों की तरह सीधा। पेरेंट्स बोल रहे हैं पढ़ ले पुल आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, मस्त राम मस्ती में आग लगे, ये देखो तुरंत कह रहे हैं बस्ती में। तो ये तुम्हारी तरह ही है बेटा, फिर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओहो येलो येलो डर्टी फेलो, बनता जा रहा बफेलो, पढ़ाई पे ध्यान दे दे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसकी? अल्फा की। अल्फा का नेचर कैसा? पॉजिटिव, ये एकदम भगवान है, पॉजिटिव पोलैरिटी। अभी बीटा तुम लोग आओगे, घबराओ। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव इन नेचर, ऐसे राइट साइड जा रहा है। हमने सीखा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव पार्टिकल है उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो, हाँ या ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट करंट का, तो करंट की डायरेक्शन और पॉजिटिव पार्टिकल के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। तो इसका मतलब अल्फा के लिए डायरेक्शन विल बी द सेम। डन है भाई। आपकी ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की? इनवर्ड और आउटवर्ड। आउटवर्ड इज डॉट एंड इनवर्ड इज क्रॉस, तो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा रूल लगाना है? लेफ्ट हैंड रूल। अगर हम लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसी? इनवर्ड। करंट हमारा कैसा? राइट। मैग्नेटिक फील्ड कैसी? इनवर्ड। करंट कैसे? राइट। चलो लगाओ, ये लेफ्ट हैंड करा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे करनी है? इनवर्ड। ये घुमा दो ऐसे अंदर की तरफ, और करंट कैसे हो गया? राइट। मैच हो गया। ये देखिए मंत्री साहब ऐसे बैठे। अब जिंदगी झंडू सो रखी है, रूल लगा लो साथ साथ। ये करा तुमने, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड एंड करंट इज राइट। द थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ, क्या गंदे गंदे इशारे कर रहे हो? आराम से ऐसे रखो भाई। सो थंब कैसे पॉइंट कर रहा है? अपवर्ड। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल पर फोर्स कैसे लगा? अपवर्ड डायरेक्शन। सो अल्फा पर जो फोर्स है वो कैसा आ गया? अपवर्ड आ गया। डन है यहां तक? इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उसमें फोर्स लगाएगी, कौन सा? लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स कभी भी स्पीड को चेंज नहीं करता, वो किसे बदलता है? डायरेक्शन को। जब डायरेक्शन बदलने वाला पॉइंट आया तो हमें पता लगा कैसा पाथ? सर्कुलर। इसका मतलब ये जो सर्कल बनाएगा ये ऐसे ऊपर की तरफ विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई बात समझ में या नहीं? पक्का क्लियर हुआ? दोबारा से आओ और ध्यान से देखो। अब बारी आएगी इसकी बीटा पार्टिकल। बीटा का नेचर कैसा? हम इंसान लोग, सॉरी तुम लोग कैसा? ये चेहरे पे मुस्कुराहट देखो, कह रहा कोई तो है जो हमारे जैसा। कब तक हम ऐसे रहें? तुम्हारी क्या बहुभाग्य, इस बात के गम में हो तुम? इसने कुछ कहा? शिवानी, 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 जिंदगी झंडूस। चलो सामने ध्यान दो। सो बीटा का नेचर कैसा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव पार्टिकल हमारा ऐसे राइट साइड आ रहा है तो करंट का फ्लो कैसे? अपोजिट जाएगा। तो इसका मतलब इसके लिए करंट कैसे होगा? विल बी इन दिस डायरेक्शन। बोलो हाँ है ना? कौन सा रूल? लेफ्ट। ये करा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे? इनवर्ड। करंट घुमाओ इस तरफ। हाँ भाई इशारे कर दो एक बार। भाई बहुत गंदे इशारे करता है लड़का ये। सो कैसे जा रहा है? डाउनवर्ड। तो इसका मतलब यहां जो फोर्स लगा, ठीक, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या आ गई? डाउनवर्ड आ गई। बाबू पहले बताओ इतना समझ आया? हाँ तुम चिट्ठियां लिख लो। अबे समझ लो भाई इसको पहले। पेन की बत्ती बना रखी है, देखो भाई का डायग्राम। तुम्हारी शादी ना हो बेटा, जिस दिन रिश्ते वाले आएंगे ना मैं आ जाऊंगा, तोड़वा दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ। और तेरे से उल्टा दहेज भरवा दूंगा। लड़की वाले कहें 50 लाख जमा कराओ पहले, उसके बाद हम देखने आएंगे, और बाकी पेमेंट ब्याह के बाद हो रही है। मेरी प्यारी सी बच्ची। चलो अब हम पता करेंगे, सर्कल तो बन गया, इसका सर्कल कैसे? ऊपर, इसका सर्कल कैसे? नीचे। पर अब हमें क्या देखना है कि सर्कल जो बन रहे हैं क्या दोनों के रेडियस सेम होंगे, या किसी एक का बड़ा से रेडियस और किसी एक का
छोटा, ये चीज पता करनी है। तो रेडियस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बाबू, आर बराबर, प्लीज ध्यान से देखना, एम वी बाय बी क्यू, ये करा। अब ध्यान से, क्वेश्चन में क्या क्या सेम, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए क्या है, सेम। और ध्यान से देखो, वेलोसिटी सबकी क्या चल रही है, सेम चल रही है, ठीक। सो रेशो लेते समय वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड हटा सकते हो। तो आपके पास कितना बना, आर अल्फा बाय आर बीटा विल बी इक्वल टू मास अल्फा चार्ज अल्फा इनटू, पलटी मारो, पलटी मारेंगे कितना आएगा, चार्ज बीटा मास बीटा। अच्छा एक बात ये बताओ पहले, यहां तक के सारे पॉइंट समझ आए, पोलिन जॉन्स समझ आए, सारे समझ आए बेटा अच्छे से, पक्का। चलो स्वीटी आओ, आओ आ गूंगा, अभी नीचे जाके देखना, इसकी आवाजें रास्ते बदल बदल के निकलेंगी, और अभी आवाज नहीं निकल रही। मास ऑफ अल्फा कितना, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा कितना, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, इनटू इसको चार्ज ऑफ बीटा को क्या करो, चार्ज ऑफ बीटा किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन के, और इलेक्ट्रॉन का किसके बराबर, प्रोटॉन के। मास ऑफ बीटा सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ आया ना, सेम दिखा, काट दो, ये चीज बनेगी। मेरे पास कितना बना, 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा जी मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना। तो बाबू इसका मतलब तो ये हुआ कि 2 mp बाय me विल बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब तो ये हुआ कि आर अल्फा बाय आर बीटा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब आर अल्फा विल बी ग्रेटर देन आर। तो देखिएगा जब बनाया अल्फा का ट्रेजेक्ट्री तो ये ऊपर की तरफ बड़ा आर्क लेगा, ठीक है, और जब बनाया आपने बीटा का ट्रेजेक्ट्री तो बीटा का ट्रेजेक्ट्री नीचे की तरफ छोटा आर्क लेगा। समझ आया या नहीं, ये नंबर 3 नंबर बेटा थोड़ी सी मेहनत कर लो, कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे। समझ आई बात अच्छे से, कर सकते हो या नहीं, पक्का, श्योर। लिखिए अगली प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम है बेटा, हाँ ये लीजिए सर, मुस्कुरा रहे हैं बेशरम। प्रॉब्लम नंबर है 6। देखिए इन द गिवन डायग्राम, इन द, और बहुत सिंपल है बेटा, इन द गिवन डायग्राम the region 1 contains electric and magnetic field. The region 1 contains electric and magnetic field, and a charged particle travels through, and a charged particle travels through the region, and the charged particle travels through the region without any kind of deflection, and the charged particle travels through the region without any kind of deflection। और वो चार्ज पार्टिकल वहां से कैसे ट्रेवल कर रहा है, बिना किसी डिफ्लेक्शन के। देन डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। Then determine the relation between electric field and magnetic field in the region। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है और पहले कर चुके हो आप लोग। सामने ध्यान दो बेटा, सामने देख भाई, ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी,
पॉजिटिव से नेगेटिव, डाउनवर्ड, ये बनी। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? क्रॉस। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। भाई अगर ध्यान से सोचो, वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस एंड इनवर्ड नेगेटिव जेड एक्सिस। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर? अगर ये 90 डिग्री पर है तो क्या कहा जाएगा? क्रॉस फील्ड। एंड वेन एवर चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन द रीजन ऑफ क्रॉस फील्ड, कौन सा फोर्स? लॉरेंट्ज फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी। बट क्वेश्चन की कंडीशन, चार्ज ट्रेवल्स अनडिफ्लेक्टेड। चार्ज कैसे ट्रेवल कर रहा है? बिना डिफ्लेक्शन के। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इज बैलेंस्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स? बी क्यू वी साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ई क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल और थीटा कितना? 90। तो आपके पास बी वी इज इक्वल टू व्हाट? ई। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड? मिला आंसर या नहीं? कोई डाउट किसी को? पक्का? तो हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 4 का पहला कंसेप्ट जो था, दिस इज ऑल अबाउट द लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। इस लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स पर जो प्रॉब्लम्स मिलेंगी, जो कंसेप्ट्स मिलेंगे, वो हमने ये कवर कर लिए अच्छे से। यहां तक हो जाएगा सभी का? पक्की बात है? कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? श्योर? आज यहां तक रखेंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट में बेटा।